जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग पर। और पिछली वीडियो में हमने 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत हमने कर दी थी और उसमें कुछ पॉइंटों को और उसके सिलेबस के बारे में हमने बात कर ली थी। और आगे के पॉइंटों और आगे के जो बुक के चैप्टर उसके हम बात करते हैं, देखते हैं। चलो, दो ध्रुवीय विश्व का जो यहाँ में हमारा पहला टॉपिक है सेकंड पार्ट में, वो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यानी कि जैसे शीत युद्ध स्टार्ट हुआ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद का जो समय हुआ, यानी कि दो गुटों में बट गया हमारा जो विश्व था। यानी इस वर्ड का क्या मतलब है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यानी विश्व दो भागों में बट चुका था। तो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। दोनों महाशक्ति ने विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना दायरा बढ़ाने। हाँ, ये पॉइंट का मतलब, इस बात का मतलब ये है कि एक यूएसएसआर और एक यूएसए, दोनों महाशक्तियाँ अपने जो दायरा था ना वो बढ़ाना चाह रही थी, अपना क्षेत्र बढ़ाना चाह रही थी, कब्जा करना चाह रही थी, उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक शासन को और बढ़ाना चाह रही थी अपने, और दूर दूर क्षेत्रों में एशिया, अफ्रीका वगैरह इन क्षेत्रों में अपने दायरे को बढ़ा रही थी। और ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो सेना और उन्हें रक्षा सहयोग वगैरह इनकी ज़रूरत पड़ रही थी उन्हें। आगे देखते हैं। गुट से दूर रहना, मुल्क का रास्ता साथ रहना, या विचारों की जंग। यानी कि अब यहाँ पे जो दो महाशक्तियाँ थी, एक महाशक्ति जो साम्यवादी को सोच को उत्पन्न करती थी और दूसरी थी क्या, वो पूंजीवादी सोच को उत्पन्न कर रही थी। यानी जो इनके विचारधारा थी, ये ना तो जंगी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन ये विचारों की भी लड़ाई दोनों लड़ रहे थे देश। और जो छोटे छोटे देश थे, एशिया अफ्रीका वगैरह के जो देश थे, इनके पास क्या, इनके पास एक रास्ता था कि या तो इन गुटों के साथ मिल जाएं या फिर इनसे दूर रहें। ये इनके पास दूसरा रास्ता था। आगे देखते हैं। जो महाशक्तियाँ थी वो छोटे देशों को अपने साथ क्यों मिलाती थी, यानी जो महाशक्तियाँ थी वो छोटे देशों को अपने साथ मिलाने का क्या फ़ायदा था या फिर क्या नुकसान था, उसके बारे में हम देखते हैं। फ़ायदा क्या था। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। हाँ, महाशक्तियों को प्राकृतिक संसाधन मिल जाते थे उन छोटे देशों से, इसलिए वो छोटे देशों को महाशक्तियाँ अपने साथ मिलाती थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठिकाने या जासूसी करने के लिए। यानी कि जो भी महाशक्ति होती थी, अगर वो अपने किसी छोटे देश को अपने साथ मिला लेती थी, वहाँ पे अपने सैनिक ठिकाने बना सकती थी, वहाँ से किसी अपने जंगी दोस्ती कर सकती थी और वहाँ से जासूसी कर सकती थी दूसरे देश के। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। आर्थिक सहायता, यानी कि महाशक्तियों को उस देशों से कुछ आर्थिक सहायता भी प्रदान होती थी, इसलिए वो महाशक्तियाँ उनके साथ मिलती थी। और अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भू क्षेत्र, हथियारों और सेना का संचालन वहाँ से करते, यानी वो एक जगह मिल जाती थी जहाँ से जासूसी वगैरह या फिर सेना का अपना ठिकाना बना सकती थी या फिर अड्डा बना सकते थे, और वहाँ से सेना का संचालन भी कर सकते थे। और वर्ल्ड लेवल पर उन्हें राजनीतिक फ़ायदा भी होता था। इसका नेक्स्ट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं हम। छोटे देशों को महाशक्तियों से फ़ायदा, यानी हमने पढ़ लिया था, हमने पीछे पढ़ा है कि महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या फ़ायदा होता था। अब छोटे देशों को महाशक्तियों से क्या फ़ायदा होता है कि वो उनके साथ रहती थी या उनके साथ में गुटों में शामिल हुई। छोटे देशों को महाशक्तियों से फ़ायदा, आर्थिक सहायता मिलती थी। महाशक्तियों से उन्हें क्या मिल जाता था, आर्थिक इकोनॉमिक सहायता मिल जाती थी, इसीलिए वो उनके साथ में रहती थी। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सुरक्षा का वादा। क्या सबसे बड़ा वादा उनका यही था कि सुरक्षा, महाशक्तियों से उन्हें सुरक्षा का वादा मिल जाता था। पड़ोसी देशों से, यानी जैसे कि उनके जो पड़ोसी देश थे उन पे हमला करते थे तो महाशक्ति उनका इंटरफेयर करती थी, इसीलिए इसका भी फ़ायदा उन्हें मिलता था। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राजनीतिक लाभ। उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाती थी उन देशों को। आगे देखते हैं। संसाधन मिलते थे और हथियार मिल जाते। जो ये छोटे देश थे, इनको ना महाशक्तियों से संसाधन भी प्राप्त किए जाते, ईंधन वगैरह, और इन्हें हथियार भी मिल जाते थे, लेकिन इन्हें नुकसान अधिक होता था। ये जैसे कि नव स्वतंत्र देश थे हमारे, जो औपनिवेशिक काल में अभी अभी आज़ाद, जैसे भारत वगैरह, ये चीन वगैरह, ये जो आज़ाद हुए थे, अगर ये किसी महाशक्ति में शामिल हो जाते, खासकर भारत जो नव स्वतंत्र देश थे, अगर वो इन महाशक्तियों में शामिल हो जाते तो वो एक पिछलग्गू तौर पे हो जाते, तो वो अपना पूरा विकास नहीं कर पाते थे। ये इनका एक नुकसान था। हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। सैन्य गुट जो ये देश थे, यूएसए और यूएसएसआर, जो ये पूरे विश्व को इन्होंने बांटा था, तो इन्होंने अपना अपना गुट भी बनाया था। एक तो पूंजीवादी विचारधारा को जन्म देता था और दूसरा साम्यवादी विचारधारा को जन्म देता था। जो ये यूरोप में लड़ाई चल रही थी, वो यूरोप में कहाँ चल रही थी, जर्मनी था, जर्मनी के बर्लिन, यानी बर्लिन, जो आपने बर्लिन की दीवार के बारे में पढ़ा होगा। तो एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी यूरोप, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में चल रहा था। आगे हम देखते हैं। जो ये पश्चिमी यूरोप था ना, यूएसए, इसका पक्षधर था, और जो यूएसए था ना, यूएसए ने 3 संधियाँ करी थी। यानी उसने क्या करा कि
उसने जो उसके साथ में देश थे उनके साथ में 3 संधियाँ की। पहली संधि उसने क्या की थी, पहली संधि का उसका नाम था नाटो, जो कि 1949 में, इसमें 12 देश शामिल थे। अप्रैल 1949 में इसने करा था। और आप 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको भी ध्यान रखना। और दूसरी संधि इसने क्या की थी, शीटो, जो 1954 में की थी, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी तीसरी संधि क्या थी, सेंटो, जिसका नाम सेंटो था, और इसने 1955 में यह संधि करी थी, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको भी ध्यान रखना। और इसी के उपलक्ष्य में कि मान लीजिए यूएसए ने भी इसी के उपलक्ष्य में एक संधि की थी जिसे वार्सा पैक्ट कहा जाता है, जिसे वार्सा पैक्ट कहा जाता है। और ये संधि कब करी थी इसने, 1955 में। चलिए आगे हम देखते हैं। ये जो दोनों देश थे, यानी जो दो महाशक्तियाँ थी ना, ये विचारधाराओं की लड़ाई भी लड़ रही थी, और ये साम्यवादी और ये पूंजीवादी विचारधाराओं पे लड़ रही थी। जो चीन था वो सोवियत संघ के साथ में था, क्योंकि वो सोवियत संघ भी साम्यवादी को सपोर्ट करता था, और चीन भी और सोवियत संघ दोनों। तो और चीन और सोवियत संघ के बीच में एक छोटी सी लड़ाई लड़ी गई थी, 1950 के अनबन हुई थी, और उसने एक छोटे से भू क्षेत्र पर उनकी लड़ाई चली थी, जो 1969 में हुई थी। आप इसको भी ध्यान रखना, कभी कोई पूछ लेता है ये पेपर में। आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है, शीत युद्ध के दायरे। यानी कि ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हुई जहाँ पे शीत युद्ध के दौरान 1945 से लेकर 1991 की जो अवधि थी, इसके बीच में ऐसा कौन सी कंडीशंस आई थी कि जहाँ पे दोनों महाशक्तियाँ युद्ध हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। इस स्थिति को हम शीत युद्ध के दायरे कहा जाता है। युद्ध की स्थिति परंतु युद्ध नहीं होना। आगे हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी स्थिति। कोरिया संकट पहला इसमें टॉपिक है या पॉइंट आप मान लीजिए। कोरिया संकट जैसे दक्षिणी कोरिया था और दक्षिणी कोरिया और पश्चिमी कोरिया था, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। और आपको शायद पता हो कि इन दोनों के बीच की मध्यस्थता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करवाई थी। ये भी आप ध्यान रखना, यहाँ पे भी युद्ध हो सकता था। आगे देखते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट, आपको सभी को पता है क्यूबा संकट जो हुआ था, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही कुछ हो गया था कि ऐसा लग रहा था परमाणु हथियारों का जंग हो सकती है, लेकिन नहीं हुआ इसके बीच में। आगे देखते हैं। बर्लिन की दीवार 13 अगस्त 1961 से 9 नवंबर 1979 तक, जो बर्लिन की दीवार थी 28 वर्षों तक खड़ी थी। और ये पूर्वी और पश्चिमी, यानी पूर्वी का तो कौन पक्षधर था, सोवियत संघ था, और जो पश्चिमी था उसका कौन पक्षधर था, अमेरिका था। आगे देखते हैं। कांगो संकट के बारे में भी ये 1960 के करीब में हुआ था। ये भी एक दायरा माना जाता है कि इस यहाँ पे भी युद्ध हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। आगे देखते हैं। वियतनाम संकट जो कि 1954 और 1975 के बीच में हुआ था। यहाँ पे भी ऐसी स्थिति थी जब अमेरिका ने वियतनाम पर कब्जा वगैरह कर लिया था। और आगे नेक्स्ट पॉइंट देखें, अफगानिस्तान संकट भी मान सकते हैं, जिसमें सोवियत संघ ने उसके कुछ हिस्सों को कब्जाने की कोशिश करी थी, तो अमेरिका उस चीज़ में इंटरफेयर कर रहा था। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अस्त्र नियंत्रण समझौता, यानी जो दोनों महाशक्तियाँ थी यूएसए और यूएसएसआर, इनके पास इतने परमाणु क्षमता थी, तो इन लोगों को भी डर था कि अगर हम आपस में परमाणु हथियारों की अगर लड़ाई कभी भी हो जाती है तो हम दोनों के बीच में इतनी क्षति हो जाएगी कि हम दोनों का ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाए कौन सी महाशक्ति जीती। तो इसीलिए इन्होंने कुछ समझौते करे आपस में, अस्त्र नियंत्रण समझौता। इन्होंने कैसे समझौता करे, 2-3 समझौते करे थे, अस्त्र नियंत्रण समझौता। और इनके बीच में हथियारों की होड़ पर लगाम लगाने के लिए करा गया था। ये आप कोटेशन याद रखना कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था। इन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ये अपने हथियारों पे की होड़ पे, क्योंकि बहुत सारे देश ही अपने हथियारों पे, जर्मनी, जापान वगैरह और जितने भी देश थे सभी हथियारों को बहुत ज़्यादा ही बना रहे थे। उनमें राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा ही फैल गई थी। देखते हैं इसमें पहला इन्होंने क्या करा था, परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे NPT कहते हैं। और ये 1963 में इस पे हस्ताक्षर वगैरह किए गए थे। और दूसरा क्या है, परमाणु अपसार संधि, जिसे 1968 में LTBT जिसे कहा जाता है। और तीसरा इन्होंने क्या किया था, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि से CTBT कहा जाता है। आप इन तीनों परमाणु संधियों के बारे में भी ध्यान रखना, क्योंकि ये कभी कभी
पेपर में पूछा जाता है इनके बारे में।